लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करेंगे आज। ओके, लेक्चर नंबर 18 में हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स को डिस्कस करेंगे। एक स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है कि वो सेफ भी हो और वो सर्विसेबल भी हो। इन एडिशन टू बीइंग सेफ, स्ट्रक्चर मस्ट बी सर्विसेबल। सर्विसेबिलिटी का मतलब यह है कि जो उस स्ट्रक्चर का जो पर्पस है उसको वो सेटिस्फैक्टरीली परफॉर्म करे। कोई डिस्कम्फर्ट या अनसेफ्टी की जो परसेप्शंस हैं वो क्रिएट ना करें ऑक्यूपेंट्स के लिए, या जो लोग उस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे उनको ऐसी फीलिंग ना आए कि अनसेफ्टी उनको फील हो या डिस्कम्फर्ट जो फील हो। जो एक्चुअल पर्पस है स्ट्रक्चर का वो उसको सेटिस्फैक्टरीली परफॉर्म करे। For a beam being serviceable usually means that the deformation, primarily the vertical sag or deflection, must be limited. एक बीम के लिए सर्विसेबिलिटी का मतलब यह है कि उसमें जो डिफ्लेक्शन है, जो वर्टिकल सैग है, वो लिमिटेड होना चाहिए, वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Excessive deflection is usually an indication of a very flexible beam which can lead to problems with variation. अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि बीम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। जब बीम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी तो वाइब्रेशंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। The deflection itself can cause problems if elements attached to the beam can be damaged by small distortions. तो अगर डिफ्लेक्शन जो है वो एक इस तरह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है कि जो बीम के साथ दूसरे जो एलिमेंट्स अटैच हैं उनके अंदर डिस्टॉर्शन जो है वो क्रिएट होगी, जिसकी वजह से डैमेज जो है वो हो सकता है। बीम के साथ कोई भी एलिमेंट अटैच है, फॉर एग्जांपल कॉलम के साथ बीम अटैच्ड है या बीम के साथ कोई और सीलिंग वगैरह अटैच्ड है, तो ये बीम में डिफ्लेक्शन होगी तो वो डिस्टॉर्शन, जो एलिमेंट अटैच्ड है उसके अंदर डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होगी, तो जिसकी वजह से जो है उसमें डैमेज हो सकता है। In addition, users of structure may view large deflections negatively and wrongly assume that structure is unsafe. इसके अलावा जो users हैं स्ट्रक्चर के, वो जाहिर है कि सारे सिविल इंजीनियर्स नहीं होंगे, तो उनको ये नहीं पता होगा कि डिफ्लेक्शन और स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस है, तो वो लार्ज डिफ्लेक्शंस को वो रॉन्गली अज्यूम कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर अनसेफ है। वो ये समझ लेंगे कि स्ट्रक्चर जो है वो कहीं फेल होने लगा है ज़्यादा डिफ्लेक्शन की वजह से। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसा बीम डिज़ाइन करना है जिसमें डिफ्लेक्शन जो है वो एक जो अलाउबल लिमिट है, जो परमिसेबल लिमिट है उससे ज़्यादा ना हो। जो मोस्ट कॉमन केस है वो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। उसके लिए जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन है वो मिड ऑफ द स्पैन पे होगी, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फिगर के अंदर। उसकी वैल्यू जो है वो इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिफ्लेक्शन जो आप किसी भी मेथड से जो कि हमने स्ट्रक्चरल एनालिसिस में या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में जो वो स्टडी किए हैं, उनमें से किसी भी मेथड से आप जो है वो डिफ्लेक्शन जो है वो एक्चुअल डिफ्लेक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें हमने डबल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ा था मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जस्ट एलिमेंट्री स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर जो हमने मेथड्स यूज़ किए हैं, जो कि जिनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो यूनिट लोड मेथड या मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क था, उससे भी आप जो है डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड है और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई हो रहा है, तो उसकी जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी वो इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिड ऑफ द स्पैन पे होगी। Deflection formulas for a variety of beams and loading conditions can be found in Part 3, the design of flosural members of the manual. Part 3 के जो manual का Part 3 है उसके अंदर जो deflection formulas हैं different conditions with different beams और different loading conditions के लिए वो given है, तो वहाँ से आप direct formula भी pick कर सकते हैं। कोई केस ऐसा जो इस मैनुअल के अंदर गिवन नहीं है डिजाइन ऑफ फ्लोजुरल मेंबर्स के अंदर, वो आप फिर उसकी डिफ्लेक्शन जो आप जो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस के जो प्रोसीजर्स हैं उनको यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं। फॉर मोर अनयूजुअल सिचुएशंस
Standard analytical methods such as the method of virtual work may be used. तो अगर अनयूजुअल सिचुएशंस हैं जो कि इस मैनुअल के अंदर गिवन नहीं है, तो उसके लिए आप जो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं जो हमने एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़े थे, जिनमें से एक जो है वो मेथड ऑफ विजुअल वर्क या यूनिट लोड मेथड था, वो हम सर यूज। आपकी आवाज़ कट के आ रही है सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी, आवाज़ का सर इशू। आपकी आवाज़ बीच में कट रही है बहुत। जी, किसी और को इशू है आवाज़? सर मेरा तो इंटरनेट ठीक आवाज चल रहा है वैसे। आ रही है सर, आवाज आ रही है बड़ी क्लियर। डिफ्लेक्शन इज अ सर्विसेबिलिटी लिमिट स्टेट, नॉट वन ऑफ स्ट्रेंथ। डिफ्लेक्शन जो वो सर्विसेबिलिटी लिमिट स्टेट है, स्ट्रेंथ जो है वो लिमिट स्टेट नहीं है। तो इसका मतलब जो है डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हुए हम जो है वो सर्विस लोड्स को यूज़ करेंगे, ना कि फैक्टर्ड लोड्स को। तो डिफ्लेक्शन जो हम सर्विस लोड्स से कैलकुलेट किया करेंगे। The appropriate limit for maximum deflection depends on the function of the beam and the likelihood of damage resulting from the deflection. जो अप्रोप्रिएट लिमिट है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की, वो बीम के फंक्शन पे डिपेंड करती है कि बीम ने किस तरह के स्ट्रक्चर में प्लेस होना है, और जो उसकी वजह से जो डैमेज होगा डिफ्लेक्शन की वजह से, वो उसको हम देखेंगे कि किस तरह का डिफ्लेक्ट डैमेज है वो हो सकता है। उसकी बेसिस पे हम जो वो मैक्सिमम जो लिमिट है डिफ्लेक्शन की वो डिसाइड करते हैं। बेसिकली जितना ज़्यादा सेंसिटिव इक्विपमेंट या सेंसिटिव एलिमेंट्स जो है वो अटैच होंगे बीम के साथ, उतनी ही जो डिफ्लेक्शन लिमिट है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी। The appropriate limits for deflection can usually be found from the governing building code. बिल्डिंग कोड्स के अंदर जो भी गवर्निंग बिल्डिंग कोड है उसके अंदर जो अप्रोप्रिएट लिमिट्स हैं डिफ्लेक्शन की वो गिवन है, और ये लिमिट्स जो वो मोस्टली एज ए फंक्शन ऑफ स्पैन लेंथ एक्सप्रेस की जाती हैं। मीन जो मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन है उसकी जो वैल्यू होगी वो आप स्पैन लेंथ की बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। आपको एक स्पैन लेंथ की बेसिस पे एक जो है वो फार्मूला गिवन होगा, जिसमें आप स्पैन लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम अलाउएबल जो परमिसिबल जो डिफ्लेक्शन है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। समटाइम्स न्यूमेरिकल लिमिट सच एज 1 इंच इज़ अप्रोप्रिएट, और कभी कभार जो वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाती है लिमिट की, इस तरह के 1 इंच या 1.5 इंच या 0.5 इंच, मीन्स आपको डायरेक्ट डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू बता दी जाती है कि इससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। The limits given in the International Building Code ICC 2019 are typical. Mostly जो International Building Code के अंदर लिमिट्स गिवन हैं वही यूज़ की जाती हैं। टेबल 8.1 जो नेक्स्ट स्लाइड पे वो डिफ्लेक्शन की लिमिट्स जो इस कोड में गिवन है इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड में वो जो वो दी गई हैं। यहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हैं टाइप ऑफ मेंबर के अगेंस्ट जो वो डिफरेंट डिफ्लेक्शन अलाउएबल डिफ्लेक्शन जो है वो लिमिट्स जो है वो गिवन है। टाइप ऑफ मेंबर में रूफ बीम के लिए हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, बीम्स के लिए तो हम बीम्स की जो डिफ्लेक्शन की लिमिट्स हैं उनमें रूफ बीम के केस में तीन जो है वो केसेस है हो सकते हैं। सपोर्टिंग प्लास्टर सीलिंग, अगर तो प्लास्टर सीलिंग को सपोर्ट कर रही है बीम तो ये लिमिट्स यूज़ करेंगे। सपोर्टिंग नॉन प्लास्टर सीलिंग, नॉन प्लास्टर सीलिंग को अगर सपोर्ट कर रही है तो ये सेकंड वो वाली यूज़ करेंगे लिमिट्स। और अगर कोई भी सीलिंग जो है वो अटैच नहीं है बीम के साथ तो हम ये थर्ड रो वाली लिमिट्स यूज़ करेंगे। जो फ्लोर बीम्स हैं, फ्लोर के ऊपर जो बीम्स प्रोवाइड की जाएंगी उनके साथ तो ज़ाहिर है फ्लोर की जो फिनिशिंग है वो भी अटैच होगी, सीलिंग भी अटैच होगी। तो उस केस में ये आपके पास अलाउएबल लिमिट्स हैं फोर्थ रो के अंदर। इसमें आप देख सकते हैं जिस तरह से जो सेंसिटिविटी है अटैच्ड इक्विपमेंट की वो डिक्रीज हो रही है, जो डिफ्लेक्शन की लिमिट है वो इंक्रीज हो रही है। सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो लिमिट है वो फर्स्ट केस में है सपोर्टिंग सीलिंग प्लास्टर। प्लास्टर सीलिंग, अगर प्लास्टर जो वो सीलिंग को सपोर्ट कर रही है बीम, तो उस केस में जो डिफ्लेक्शन अलाउएबल जो डिफ्लेक्शन लिमिट है सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, L/360 है। अगर नॉन प्लास्टर सीलिंग है तो उसके लिए जो स्ट्रिक्टनेस है वो थोड़ी कम हो गई है, L/240। और अगर सीलिंग अटैच नहीं है तो L/180 है। तो मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट जो है वो इस केस में है। फ्लोर बीम के अंदर चूंकि फ्लोर जो फिनिशिंग है वो भी अटैच होगी, सीलिंग भी अटैच होगी,
तो उसमें उस केस में हमारे पास जो अलाउएबल लिमिट है वो फर्स्ट वाली ही है। तो प्लास्टर क्योंकि सेंसिटिव होता है, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन होगी तो प्लास्टर के अंदर जो है वो क्रैक्स आ जाएंगे। तो उसके लिए जो अलाउएबल लिमिट है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वो मिनिमम है, सब कम से कम डिफ्लेक्शन हम जो है वो परमिट कर रहे हैं इस तरह के केस में। इसी तरह फ्लोर बीम के लिए भी वही केस है। ये फर्स्ट कॉलम के अंदर जो मैक्सिमम लाइव लोड डिफ्लेक्शन गिवन है, ये लाइव लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शंस हैं उनकी लिमिट्स गिवन है। सेकंड कॉलम के अंदर लाइव लोड और डेड लोड की कंबाइंड डिफ्लेक्शंस गिवन है। थर्ड कॉलम के अंदर स्नो लोड या विंड लोड की वजह से डिफ्लेक्शन है वो गिवन है। इसमें जो मैक्सिमम डेड लोड प्लस लाइव लोड की लिमिट है वो स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर, जो स्टील बीम्स के लिए हम अप्लाई नहीं करते। हम स्टील बीम्स के लिए सिर्फ जो मैक्सिमम लाइव लोड डिफ्लेक्शन जो है वो उसको अप्लाई करते हैं। डेड लोड को हम इसलिए अप्लाई नहीं करते कि डेड लोड को जो है वो हम कैम्बरिंग के साथ जो है वो अकाउंट फॉर कर लेते हैं, कंपनसेट कर ली जाती है कैम्बरिंग के साथ। हम जो है वो बीम के अंदर जो वो कैम्बर प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसी वजह से जो है डेड लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन है वो हम अकाउंट फॉर कर लेते हैं। कैम्बरिंग बेसिकली एक कर्वेचर है, जो जिस डायरेक्शन में लोड की वजह से डेड लोड की वजह से डिफ्लेक्शन होनी है, हम उतनी ही डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो जब डेड लोड अप्लाई होता है तो वो जो कर्वेचर हमने अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड किया था, डेड लोड की वजह से उतनी डिफ्लेक्शन होती है और वो बीम जो है वो स्ट्रेट हो जाती है, लेवल हो जाती है। उसके बाद जो डिफ्लेक्शन है वो लाइव लोड की वजह से होगी। तो इस तरह से हम जो है वो डेड लोड को की जो डिफ्लेक्शन है उसको अकाउंट फॉर कर लेते हैं, और लाइव लोड को जो है वो हम डिफ्लेक्शन जो है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर जो लाइव लोड डिफ्लेक्शन है वो हम उसकी लिमिट जो है वो अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो इस टेबल से जो आप लिमिट जो है वो ले सकते हैं। बेसिकली फर्स्ट कॉलम ही यूज होगा मैक्सिमम लाइव लोड डिफ्लेक्शन वाला। नेक्स्ट हम डिज़ाइन ऑफ बीम्स डिस्कस करते हैं। डिज़ाइन ऑफ बीम का मतलब यह है कि आपने एक क्रॉस सेक्शनल शेप ऐसी सेलेक्ट करनी है जो कि सारी स्ट्रेंथ और सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर रही हो। मींस उसके जो स्ट्रेंथ लिमिट स्टेट्स हैं उनके अंदर बेंडिंग मोमेंट है, जो जो बेंडिंग लोड का इफेक्ट्स हैं बेंडिंग मोमेंट की फॉर्म में, वो उन इफेक्ट्स को सक्सेसफुली जो है वो बियर कर ले, और जो शेयर के इफेक्ट्स हैं वो भी उसके लिए भी बीम जो है वो एनफ हो, क्रॉस सेक्शन जो है वो एनफ हो। ये दोनों जो हैं वो स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट्स हैं या स्ट्रेंथ लिमिट स्टेट्स हैं। सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट जिस तरह भी हमने पढ़ी है वो डिफ्लेक्शन है। तो इस जो बीम आप जो भी इस क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करेंगे वो ऐसा होना चाहिए कि जो अलाउबल लिमिट से ज़्यादा डिफ्लेक्शन उसमें प्रोड्यूस ना हो सके। स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट की, तो उसके अंदर फ्लेक्चर जो है या बेंडिंग मोमेंट जो है वो मोस्ट क्रिटिकल है, शेयर जो है वो लेस क्रिटिकल है। तो हम यूजुअल प्रैक्टिस ये है कि हम फ्लेक्चर की बेसिस पे डिज़ाइन करते हैं। यूजुअल प्रैक्टिस ये है कि हम बीम को फ्लेक्चर की बेसिस पे डिज़ाइन करते हैं, और जो सेक्शन हम फ्लेक्चर की बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे उसको हम शेयर के लिए और डिफ्लेक्शन के लिए चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, फ्लेक्चर की बेसिस पे हम एक क्रॉस सेक्शन जो सूटेबल क्रॉस सेक्शन होगा वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस क्रॉस सेक्शन को हम शेयर के लिए और डिफ्लेक्शन के लिए चेक कर लेंगे। जो डिज़ाइन प्रोसेस है उसको हम स्टेप्स में अगर लिखना चाहें, स्टेप्स में हम जो आउटलाइन करना चाहें तो इस तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो रिक्वायर्ड मोमेंट स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, एम यू की इक्वल होगी LRFD की केस में, और ASD की केस में वो MA के इक्वल होगी। तो एम यू आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल लोड्स हैं और फैक्टर लोड्स की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप ड्रा कर लें, और जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगी वो MU की इक्वल होगी, जो कि रिक्वायर्ड मोमेंट स्ट्रेंथ होगी। अलाउएबल स्ट्रेस डिज़ाइन ASD के केस में सर्विस लोड्स की बेसिस पे आप जो है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे, और उस डायग्राम से जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगी वो आपके पास MA की वैल्यू होगी, जो कि रिक्वायर्ड मोमेंट स्ट्रेंथ के इक्वल होगी। The weight of the beam is part of the dead load but is unknown at this point. जो बीम का वेट है वो भी डेड लोड का एक पार्ट है,
जो डेड लोड आप अप्लाई करेंगे बीम के ऊपर, उसके अंदर बीम का वेट जो है, सेल्फ वेट, वो भी इंक्लूड होगा। लेकिन जब हम डिज़ाइन कर रहे होंगे स्टार्ट में, क्योंकि हमारे पास क्रॉस सेक्शन अभी तक हमने कोई सिलेक्ट नहीं किया, तो जब तक हमने कोई क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट नहीं किया होगा, तो उस वक्त तक जो सेल्फ वेट है बीम का वो अननोन होगा। तो उसको, उसके लिए हम जब ये कर सकते हैं कि हम एक वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, सेल्फ वेट की एक वैल्यू अज्यूम करके उसको डेड लोड में ऐड कर सकते हैं। और जब हम शेप सेलेक्ट कर लेंगे तो हम एक्चुअली जो उस शेप का सेल्फ वेट है वो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि हमारी अजम्पशन जो वो ठीक है या हमें उसको रिवाइज करना चाहिए। या दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास, वो ये भी हो सकता है कि हम बीम वेट जो है वो, चूँकि बहुत स्मॉल होता है टोटल लोड के कंपैरिजन, टोटल लोड के साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो बीम का वेट जो है वो, उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। तो हम जो है वो ये कर सकते हैं कि बिगनिंग स्टार्ट में हम जो है वो इस लोड को इग्नोर कर सकते हैं। हम सिर्फ जो सुपर इम्पोज लोड्स हैं, लाइव लोड या डेड लोड, उसकी बेसिस पे एक शेप सेलेक्ट करके उसके बाद हम उसको चेक कर सकते हैं कि जो हमने जो बीम सेक्शन सेलेक्ट किया है वो डेड लोड के को ऐड करने के बाद भी क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो इस बुक के अंदर इस एग्जांपल जो हम अभी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट, उसके अंदर हम यही करेंगे, हम बीम वेट जो है वो इनिशियली उसको निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ सुपर इम्पोज लोड्स की बेसिस पे जो है वो डिज़ाइन करेंगे, और एंड पे हम चेक कर लेंगे क्या वो जो सेक्शन हमने सेलेक्ट किया है वो अगर हम डेड लोड को इंक्लूड करके भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्टेप 2 है सिलेक्ट शेप। हम शेप सेलेक्ट करेंगे जो कि स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही होगी। और ये हम दो तरह से कर सकते हैं, एक हम शेप अज्यूम कर सकते हैं, शेप अज्यूम करके हम उसकी स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, उसको अवेलेबल उसकी जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वो कैलकुलेट करके उसको रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर तो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ जो की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है, मींस डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा आ जाए, तो इट मीन्स हमारा सेक्शन जो है वो ठीक है। अगर अदरवाइज हम उसको रिवाइज कर लेंगे। अगर जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से कम आ जाए तो हम रिवाइज करेंगे, हम कोई और शेप जो है अज्यूम करेंगे, फिर हम उसके जो स्ट्रेंथ है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ, वो चेक कर लेंगे। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जो मैनुअल का पार्ट 3 के अंदर जो है वो डिज़ाइन चार्ट्स गिवन है, बीम डिज़ाइन चार्ट्स, इस मेथड को हम यूज़ करके, उन डिज़ाइन चार्ट्स को यूज़ करके हम कोई मोस्ट सूटेबल जो क्रॉस सेक्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों मेथड जो है वो नेक्स्ट आने वाली एग्जांपल्स के अंदर जो है हम इनको यूज़ करेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम शेयर स्ट्रेंथ चेक करेंगे, और फोर्थ स्टेप के अंदर हम डिफ्लेक्शन चेक करेंगे। ओके, डिज़ाइन ऑफ बीम से रिलेटेड हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई हो रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर। 30 फीट स्पैन लेंथ है बीम की। जो लेटरल सपोर्ट्स हैं वो कंटिन्यूस लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड की गई है थ्रू आउट द लेंथ, जो वो लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड की गई है। जो सर्विस लाइव लोड है वो 4.5 किप्स पर फिट है, और जो सुपर इम्पोज डेड लोड है वो गिवन नहीं है, मतलब सुपर इम्पोज डेड लोड अप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ जो बीम का अपना वेट होगा, जो सेल्फ वेट होगा, वही डेड लोड होगा। मैक्सिमम परमिसिबल लाइव लोड डिफ्लेक्शन इज L बाई 240। तो जो परमिसिबल लोड डिफ्लेक्शन है वो L बाई 240 गिवन है। हमने एक जो वो स्टैंडर्ड हॉट रोल्ड शेप जो है वो सिलेक्ट करनी है A992 स्टील की। तो सबसे पहले हम जो है वो अल्टीमेट लोड्स कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर लोड्स कैलकुलेट करते हैं। फैक्टर लोड्स में सबसे पहले हम जो वो बीम का वेट जो होगा उसको हम इग्नोर कर देते हैं। बीम के वेट को इग्नोर करके बाकी जो डेड लोड्स हैं, सुपर इम्पोज डेड लोड या लाइव लोड, वो हम जो है वो उनको फैक्टर कर लेते हैं। तो WU जो है वो उसमें 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.6 टाइम लाइव लोड वाला कम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे। डेड लोड जो कि 0 है, सुपर इम्पोज डेड लोड 0 है, और जो लाइव लोड है वो 4.5 है। तो इस तरह से आपके पास जो WU आ जाएगा। WU की बेसिस पे हम मैक्सिमम जो मोमेंट है वो कैलकुलेट करेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो मैक्सिमम मोमेंट होती है वो सेंटर ऑफ द स्पैन पे होती है, और उसकी वैल्यू WL²/8 से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम इस केस में डायरेक्टली जो है वो WL²/8 वाले फार्मूले से हम MU की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे।
MU की जो वैल्यू होगी वो हमारी रिक्वायर्ड डिज़ाइन स्ट्रेंथ होगी। मींस जो भी हम सेक्शन सेलेक्ट करें उसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ 5 EMN जो है वो इस MU के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि शेप जो है वो कम्पैक्ट है। मोस्टली जो शेप्स गिवन हैं मैनुअल के अंदर वो कम्पैक्ट हैं, बहुत कम शेप्स हैं जो नॉन कम्पैक्ट हैं। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि शेप जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वो कम्पैक्ट होगी। जो और कम्पैक्ट शेप हो और फुल्ली लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, तो इस तरह की बीम के लिए जो मोमेंट कैपेसिटी होती है वो कम्पैक्ट शेप विद फुल लेटरल सपोर्ट अगर हो तो इस तरह की बीम के लिए जो कैपेसिटी है, नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी, वो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के इक्वल होती है। तो यहाँ पे एम मैन विल बी इक्वल टू एम पी विच इज इक्वल टू एफ वाई मल्टीप्लाई बाई जेड एक्स। इससे हम डिज़ाइन स्ट्रेंथ अगर कैलकुलेट करें 5 BMN इज इक्वल टू 5B FY ZX हो जाएगी, और 5 BMN शुड बी ग्रेटर देन MU। ये हमारी डिज़ाइन इक्वेशन है, बेसिक LRFD की जो डिज़ाइन इक्वेशन है बीम के लिए। तो 5 BMN विल बी इक्वल टू 5B FY ZX। यहाँ से हमने ये वैल्यू पुट कर दी MN की इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ से ZX को हमने एक साइड पे जो प्लेस कर लिया, बाकी जो फैक्टर्स हैं हम दूसरी साइड पे ले गए। तो ये हमारे पास जो वो इक्वेशन बन गई ZX की। ZX शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू MU ओवर 5BFY। तो यहाँ से हम रिक्वायर्ड ZX की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ZX जो है वो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है अबाउट एक्स एक्सिस, जो मेजर एक्सिस है W शेप का। तो MU और FY की वैल्यू जो पुट करेंगे, MU जो वो फिट किप में गिवन है, तो हम इसको फिट किप इंच सॉरी किप इंच में जो है वो कन्वर्ट करेंगे 12 मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से आपके पास जो वो ZX की रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी, तो जो कि हमारे पास 216 इंच क्यूब है। इसका मतलब ये है कि जो भी हम बीम क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करेंगे उसका जो ZX है, जो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है अबाउट एक्स एक्सिस, वो 216 हो या उससे ज़्यादा हो। The ZX table lists hot rolled shapes normally used as beams in order of decreasing plastic section modulus। जो मैनुअल के अंदर ZX tables गिवन है उसके अंदर जो ऐसे सेक्शन जो नॉर्मली हम बीम्स के तौर पे यूज करते हैं उन सेक्शंस को लिस्ट किया गया है बेस्ड ऑन ZX वैल्यूज। ZX के वैल्यूज के हिसाब से जो शेप्स को जो वो एक टेबल के अंदर जो वो लिस्ट किया गया, उनको जो वो ग्रुप में डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो प्लेस किया गया। हर ग्रुप के अंदर जो टॉप एलिमेंट टॉप सेक्शन है वो बोल्ड लेटर्स के साथ जो वो टाइप किया गया, जो इसका मतलब यह है कि वो उस कैटेगरी में से सबसे लाइटेस्ट पॉसिबल जो वो सेक्शन है, जिसका जो सेक्शन मॉडल्स है वो इतना है, काफ़ी है उस ग्रुप के अंदर फॉल करने वाले सेक्शंस के लिए। मैं उस ग्रुप के अंदर जितने भी सेक्शंस अवेलेबल हैं उनमें से जो बोल्ड टाइप है वो लाइटेस्ट पॉसिबल है, लाइटेस्ट पॉसिबल सेक्शन है। तो ZX टेबल के अंदर हम इस वैल्यू को जो वो देखेंगे, ऐसा सेक्शन सेलेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू 216 इंच क्यूब या इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो इसके हम मैनुअल जो है वो देखते हैं। मैनुअल जो है वो उसके अंदर ZX टेबल जो हम ये ZX टेबल्स हैं, टेबल 3.2 W शेप्स के लिए, FY = 50 KSI के लिए। इसमें जो हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के अंदर ZX की वैल्यूज़ गिवन है। तो यहाँ से हम देखेंगे ZX की वैल्यू इसमें जो शेप्स हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो दी गई हैं। जिस तरह ये पहले 5 ग्रुप जो हैं इनके अंदर एक एक ही सेक्शन है जो कि बोल्ड है। उसके बाद जो ग्रुप है इसके अंदर जो है वो एक जो टॉप सेक्शन है वो बोल्ड टाइप है, और जो बाकी 2 सेक्शंस हैं वो नॉर्मल हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो बोल्ड सेक्शन है वो इनमें से सबसे लाइटेस्ट है, उसका वेट सबसे कम है इस पूरे ग्रुप के अंदर। इस तरह यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये 4 सेक्शन है इस ग्रुप के अंदर। इनमें से टॉप मोस्ट सेक्शन W44/335 ये बोल्ड टाइप किया गया है। इसका मतलब यह है कि ये शेप जो है वो लाइटेस्ट पॉसिबल है इस ग्रुप के अंदर।
तो हमने इस कॉलम के अंदर ZX कॉलम के अंदर देखनी है अपने जो रिक्वायर्ड ZX की वैल्यू है। हम ऐसी शेप सेलेक्ट करेंगे जिसकी जो ZX की वैल्यू 216 के इक्वल हो या इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो हम इस कॉलम के अंदर जैसे आप नीचे जाएंगे टेबल्स के अंदर ZX की वैल्यूज़ जो हैं वो डिक्रीज होती जाएंगी। तो हम जो है वो 216 के राउंड अबाउट जो वैल्यू है वो सर्च करते हैं। इसमें ये आपके पास यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर आप देखें, अगर इस ग्रुप के अंदर 216 से अबव जो वैल्यूज़ हैं वो इन दो सेक्शंस की हैं, W24/84 और W21/93। तो इसमें ये दो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस ग्रुप के अंदर। और जो ZX जो है वो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है। ये हमने शुरू में लेक्चर्स जब हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे बीम का, उसको में हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था। जो शुरू के लेक्चर हैं बीम्स के वो आप स्टडी करें। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप हर लेक्चर में आने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर है उसको तैयार करके आया करें। यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं स्ट्रक्चर के जिसमें एक लेक्चर अगर आप छोड़ देते हैं तो उससे अगले वाला लेक्चर आपको कभी भी समझ नहीं आ सकता। तो अभी ZX जो है वो हमने तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ZX क्या है, तो ZX के लिए हमने पूरा एक लेक्चर जो है वो उसमें अवेलेबल है। वो आप जो लेक्चर देखें कौन सा लेक्चर है, जो स्टार्ट वाले पहले 2-3 लेक्चर्स हैं उनमें वो ZX का इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें W24/84 हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ये लाइटेस्ट है। तो इसको हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बुक के अंदर जो है वो W21/93 यूज़ किया गया। W21 और 93 जो है वो अवेलेबल है, ये भी यूज़ किया जा सकता है। इसके ZX की वैल्यू 221 इंच क्यूब है। लेकिन जो लाइटेस्ट हमारे पास ऑप्शन है वो W24/84 की है। तो इसको हम जो है वो प्रेफर करेंगे। हम बोल्ड जो टाइप सेक्शंस हैं उनको हम जो है वो प्रेफर करेंगे क्योंकि ये लास्टेस्ट पॉसिबल है। ओके, हम W24/84 क्रॉस सेक्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ये शेप जो है वो कम्पैक्ट शेप है जिस तरह से हमने शुरू में एज्यूम किया था। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी है वो प्लास्टिक मोमेंट के इक्वल होगी जिस तरह से हमने इनिशियली एज्यूम किया था। तो अब हम जो वेट को इंक्लूड कर सकते हैं, बीम का जो सेल्फ वेट है उसको इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि हमने क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब हम वेट जो है वो डेड लोड जो सेल्फ वेट है बीम का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये W84 का मतलब ये है कि 84 पाउंड्स पर फीट जो है वो इस शेप का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सेल्फ लोड है। तो इसको हम जो है वो ऐड कर देते हैं WU के अंदर 1.2 टाइम्स डेड लोड में अंदर जो 84 पाउंड्स पर फीट जो है वो सेल वेट है, उसको हम किलो पाउंड्स पर फीट में कन्वर्ट कर लिया हमने 0.084 पाउंड्स पर किलो पाउंड्स पर फीट। जिसको ये जो कि डेड लोड है इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो लाइव लोड है उसको हम 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अब हमारे पास WU की न्यू वैल्यू आ जाएगी जो कि रिवाइज्ड वैल्यू है जिसके अंदर अब हमने सेल्फ वेट को इंक्लूड कर लिया है। जो बीम का वेट है उसको हमने इंक्लूड कर लिया है। अब इस लोड की बेसिस पे हम जो है वो मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। MU की वैल्यू इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे WS/रेट। या अगर कोई डिफरेंट केस है, डिफरेंट एंड कंडीशंस और डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस हैं तो आप जाहिर है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करके चेक करेंगे। यहाँ पे इस केस में हमारे पास जो है वो MU की वैल्यू जो रिवाइज्ड वैल्यू है जो कि बीम वेट को इंक्लूड करने के बाद आई है 821.4 फीट की। इसकी बेसिस पे जो रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस है वो आपका ZX है। ZX अब हम MU जो वाइड MU है उसकी बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे 219 इंच क्यूब है। थोड़ा सा डिफरेंस आया उसके अंदर, 216 इंच क्यूब था सेल्फ वेट को इंक्लूड किए बगैर, और सेल्फ वेट को इंक्लूड करने के बाद जो है हमारे पास 219 इंच क्यूब है। तो जो हमने सेक्शन सेलेक्ट किया है उसकी ZX की वैल्यू 224 इंच क्यूब है जो कि रिक्वायर्ड से थोड़ी सी ज़्यादा ही है। तो इसका मतलब ये क्रॉस सेक्शन जो हमने सेलेक्ट किया है वो ओके है, बीम वेट को इंक्लूड करने के बाद भी वो ओके है।
इसके अलावा आप इस तरह से भी देख सकते हैं, ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास रिक्वायर्ड मोमेंट स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन इंक्लूडिंग सेल वेट आप कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद उसी क्रॉस सेक्शन को आप जो वो देखेंगे टेबल के अंदर, वहाँ पे 5BMPX की वैल्यूज जो है वो गिवन है। 5BMPX जो है वो बेसिकली कम्पैक्ट शेप्स के लिए 5BMP की वैल्यू ही है। तो यहाँ से अगर आप ये वैल्यू ले लेते हैं 840, तो ये आपकी 5BMP की वैल्यू है। तो रिक्वायर इसको आप जो है वो MU से कंपेयर कर लें। MU हमारे पास 821 है 0.4 है, और जो 5BMP है इस क्रॉस सेक्शन की वो 840 की फिट है। तो इसका मतलब 5BMP जो है वो MU से ज़्यादा है बीम वेट को इंक्लूड करने के बाद भी। तो इसका मतलब ये है क्रॉस सेक्शन जो वो ओके है। उसके बाद हम शेयर के लिए चेक करेंगे। सबसे पहले अल्टीमेट शेयर जो मैक्सिमम शेयर है वो चेक करेंगे बेस्ड ऑन फैक्टर लोड्स VU WL/2, जो सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए जो मैक्सिमम शेयर होता है वो स्पोर्ट्स पे जो रिएक्शंस हैं उनके इक्वल होता है, और जो रिएक्शंस होते हैं वो WL/2 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे VU कैलकुलेट करने के लिए हम जो WL/2 से कैलकुलेट करेंगे। लेंथ जो वो हमारे स्पैन गिवन है, W हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो VU हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसको हम जो वो कंपेयर कर लेंगे 5VN से, जो कि शेयर कैपेसिटी है। ZX टेबल से आपको शेयर कैपेसिटी भी मिल जाएगी। ये 5VN जो है वो यहाँ पे लास्ट 2 कॉलम्स के अंदर, लास्ट कॉलम जो है LRFD और सेकंड लास्ट कॉलम जो ASD के केस में शेयर स्ट्रेंथ जो है वो गिवन है। तो इस W24/84 की जो शेयर स्ट्रेंथ है वो 340 किप्स है, और जो अल्टीमेट शेयर जो मैक्सिमम शेयर इफेक्ट है वो 110 किप्स है, जो कि कम है शेयर कैपेसिटी से। तो इसका मतलब ये है कि जो सेक्शन हमने सेलेक्ट किया है वो शेयर में भी ओके है। उसके बाद डिफ्लेक्शन चेक कर लेंगे। डिफ्लेक्शन जो मैक्सिमम परमिसिबल लाइव लोड डिफ्लेक्शन है वो L/240 है, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर लें स्पैन लेंथ L की वैल्यू पुट करके। अगर आप इंचेस में वैल्यू पुट करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी इंचेस में आ जाएगी, और अगर फिट में पुट करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी फिट में आ जाएगी। ये आपके पास 1.5 इंच जो है वो मैक्सिमम परमिसिबल लाइव लोड डिफ्लेक्शन आ गई। उसके बाद जो एक्चुअल लाइव लोड डिफ्लेक्शन है इस बीम के अंदर वो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेसिकली मैनुअल के अंदर जो टेबल गिवन है उस टेबल के अंदर वो जो है वो आपको ये फार्मूला डिफरेंट केसेस के लिए ये फार्मूला जो है वो डिफ्लेक्शन के वो मिल जाएंगे। तो ये आप उस मैनुअल से ये फार्मूला आप पिक करेंगे। जो हमारे पास इस केस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाइड ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो इसके लिए ये वैल्यूज पुट करके जो है वो आप जो डिफ्लेक्शन लाइव लोड डिफ्लेक्शन है वो कैलकुलेट कर लेंगे, उसको परमिसिबल वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे। अगर एक्चुअल डिफ्लेक्शन परमिसिबल वैल्यू से कम है तो इसका मतलब है कि जो हमने सेक्शन सेलेक्ट किया है वो ओके है। जिस तरह के इस केस में जो एक्चुअल डिफ्लेक्शन है वो कम है परमिसिबल वैल्यूज। इसका मतलब ये है कि ये सारे जो चेक्स हैं इस क्रॉस सेक्शन है वो ओके किए हैं। तो इसका मतलब है हम W24/84 क्रॉस सेक्शन जो है वो इस बीम के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस बीम के लिए हम W24/84 क्रॉस सेक्शन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो वो डिज़ाइन करेंगे स्टील बीम का। उसके बाद हम जब वो नेक्स्ट लेक्चर जो वो स्टार्ट करते हैं, कि मैं सेशन जो है